हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सु संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जयेश भंडारी। और जैसा आप लोग देख रहे हैं भाई, ऑडिट के रिवीजन में हम लोग लगे हुए हैं जबरदस्त वाली तैयारी के साथ में। और हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं बच्चों ऑडिट का, ये चल रहा है हमारा आईसीआई के ही सारांश से, है ना। बिल्कुल एकदम क्लियर आपको बता देता हूं कि अपने पास सोर्स क्या है, अपन वहां से कर रहे हैं। तो आप लोग सब लोग ये नोट्स जो है वो आईसीआई की साइट पर देख सकते हैं। वहां ये नोट्स आपके पास में बढ़िया तरीके के नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपने एक बार बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है बच्चों, देखो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे आपको करवा चुके हैं। क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन हो गया, उसके बाद में हमने सुपर 30 वाले क्वेश्चंस कर लिए, और भी बहुत सारी चीजें एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ कर लिया। अब ये सब करने के बाद अपने को एंडिंग में चाहिए यार एक फास्ट वाला रिवीजन की सारी चीजें रिकॉल हो जाए, क्योंकि मौका मिल गया है अपने को, एग्जाम आगे हो गए, तो मौके का फायदा उठा लेते हैं। उसके लिए ये बच्चों एक बढ़िया सा सोर्स है। हालांकि कुछ लेक्चर्स मैंने पहले ही ले लिए थे, कुछ लेक्चर्स हम लोग अभी ले रहे हैं। कल के सेशन में मैं ऑडिट एविडेंस वाला एक बड़ा चैप्टर बच्चों खत्म करवा चुका हूं, और पौने 2 घंटे के आसपास का वो एक लेक्चर है बराबर जो रिकॉर्डेड है, ताकि कहीं कोई किसी तरह का आप लोगों को डिस्टर्बेंस उसमें नहीं दिखे। और फास्ट स्पीड में भी आप अगर उसको देखना चाहें तो बढ़िया जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं ले रहा हूं उसी का एक और पार्ट है, मतलब ऐसे 500 की जो हमारी सीरीज है बच्चों, उसी का एक अगला पार्ट है, चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीशन एंड रिव्यू। आज इसमें ऐसे 560, 570, 580, 260, 265 एंड 450 ये ऐसे हमारे कवर रहेंगे। बहुत बढ़िया सा हमारा पॉइंट है, शानदार सा पॉइंट है बच्चे लोगों। तो इस पर हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ में इस पर बात करेंगे बराबर से। तो क्या कहते हो बच्चे लोगों, शुरू कर दें हम लोग इस टॉपिक को? तो फटाफट से आ जाइए, आ जाइए जल्दी से सब लोग। एकदम लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत आराम से आप लोग इस लेक्चर को देख लीजिएगा बराबर से। चलो, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रही है स्टडी मैट से भी आपको बतानी चाहिए, तो मैं बताता जाऊंगा। अब बच्चों पहला ऐसे इसमें जो इन्होंने इंक्लूड किया है वो है हमारा ऐसे 560। अब ये जो ऐसे है वो अकाउंट से आपका बहुत कनेक्टेड है, जहां आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स पढ़ते हो, बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली सब्सिक्वेंट इवेंट को हम 3 पार्ट में यहां पे बच्चों डिवाइड कर रहे हैं। मेजर पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इवेंट हमारा अकर हुआ, ठीक है, बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप जानते हो, मान लो 31/3/2024 रही होगी बराबर से, या 2025 भी ले सकते हैं अपन, चलो 2025, ठीक है। ये हमारी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की डेट है। और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो हो गई जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डेट और साइन हमारे आ गए। वो मान लेता हूं बच्चे लोगों, फॉर एग्जांपल हमारी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 25 अगस्त की है। तो इनके बीच में जो इवेंट आकर हुए हैं उसको हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट, और उसका क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या हमारी ऑडिट रिपोर्ट पर उसका इंपैक्ट आएगा, वो सारी चीजें इसी ऐसे में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट आया बच्चों, फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। यानी ऑडिट रिपोर्ट के बाद में, लेकिन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। अब आप लोग जानते हो अच्छी तरह से कि ऑडिट रिपोर्ट हमने बना दी, बनाने के बाद हमने मैनेजमेंट को हैंडओवर कर दी। उस 25/8 के बाद हमको कुछ इवेंट पता लगे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इशू नहीं हुए हैं। यानी अभी एजीएम होनी बाकी है, एजीएम की डेट फाइनलाइज होगी, उसके बाद में इशू होंगे, तब कुछ इवेंट पता लगे। और कुछ इवेंट ऐसे हो सकते हैं बच्चे लोगों, कुछ फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो हमको कब पता लगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी शेयर होल्डर को इशू किया जा चुका है, उसके बाद में कुछ इवेंट हमको पता लगे। तो इनसे रिलेटेड अब ऑडिटर का क्या ड्यूटी बनने वाला है, क्या कुछ होने वाला है बच्चे लोगों, वो हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले यहां पे इन्होंने दिया, बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, स्कोप ऑफ ऐसे। तो ऐसे 560 डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द सब्सिक्वेंट इवेंट इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना, क्योंकि ऐसे 500 पूरा ही आप जानते हो ऑडिट एविडेंसेस का ही है। वेदर सब्सिक्वेंट इवेंट दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट। अब अकाउंट्स में आपने पढ़ा है 2 तरह की चीजें होंगी, या तो ऐसे इवेंट होंगे जिनका एडजस्टमेंट हो सकता है, या ऐसे होंगे जिनका डिस्क्लोजर हो सकता है। ऐसे इवेंट बच्चों जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको दे रखे थे, उनसे रिलेटेड अगर कोई चीज पता लग रही है, अपने को फैक्ट्स पता लग रहे हैं, तो उसका तो एडजस्टमेंट होगा। और नया ही कुछ पता लग रहा है बच्चों, तो उसके लिए होने वाला है डिस्क्लोजर, ही अपने को ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे लोगों, किन चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सपोज करो कि हमको पता लगा कि हमारा कोई जो डेटर है, जो बुक्स में हमारा डेटर है, बड़ा डेटर है, वो हो गया है इंसॉल्वेंट।
अब डेटर का बैलेंस तो हमने लिख दिया, अब सब्सिक्वेंट इवेंट में पता लगा ऑडिट रिपोर्ट से पहले कि यार बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब पूरा पैसा तो हमारे पास में आना नहीं है, तो उसके लिए हमको प्रोविजंस वगैरह जो कुछ है बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारा एडजस्टेबल वाला पार्ट हो जाएगा जिसको एडजस्ट करना है। ठीक है, हो सकता है बच्चे लोगों बुक्स में हमने कोई लीगल क्लेम दिखा रखा है, ठीक है, और कहीं इस बीच में उस लीगल क्लेम का सेटलमेंट हो गया बच्चे लोगों बराबर से, तो वो भी एडजस्टेबल वाला है क्योंकि बुक्स में ऑलरेडी शो है वो चीज। तो उसके बारे में अगर कोई फैक्ट्स पता लगे तो उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है कि एकदम नया ही हमको पता लगाओ बच्चे लोगों, जिसके लिए डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। जैसे इस टाइम पीरियड में हम कुछ नया कैपिटल जो है वो इशू करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले से वो बुक्स के अंदर तो शो है नहीं, नया ही कैपिटल इशू हो रहा है। ठीक है, हो सकता है इस बीच में कंपनी का कोई मर्जर का प्लान है बच्चे लोगों जो पहले से डिसाइडेड नहीं था, अब प्लान किया है कि यार हम लोग मर्जर के अंदर जाएंगे, या बच्चों कोई भी स्टॉक या इन्वेंट्री हमारा जो है उसमें एक बड़ा लॉस हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ भी है जो पहले से डिस्क्लोज नहीं था, पहले से वहां पे नहीं था, लेकिन अब अपने को लग रहा है कि यार अपने को ऐसा कुछ हो गया है, लॉस हो गया और उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो दो तरह की चीजें मैंने आपको बताई, खास करके जो पॉइंट स्टडी मैट में, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो स्टडी मैट कह रहा है वो पॉइंट्स लेंगे तो अपने को ज्यादा मजा आएगा। तो आप लोग जानते हो कि ऑडिटर यहां पे ये देखेगा कि भाई आइदर मैनेजमेंट ने उसको एडजस्ट या डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर से, ताकि प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो जाए। रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली to fact that become known to the auditor after the date of the auditor's report, that had they been known to the auditor at the date may have caused the auditor to amend the audited report। ये लाइन का मीनिंग हमेशा आपको मैंने बताया बहुत शानदार है। ऐसे फैक्ट जिसको ऑडिटर कह रहा है that they had been known to the auditor at the date, अगर मुझे ये ऑडिट रिपोर्ट से पहले पता होते, अगर may have caused the auditor to amend the report, तो मैं रिपोर्ट को अमेंड करता, वो फैक्ट उसको अब पता लगे हैं तो बट ऑब्वियस है आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आपको चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, बराबर। तो यही इस ऐसे के ऑब्जेक्टिव में कवर है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बराबर, बहुत शानदार पॉइंट है। अब बच्चे लोगों यहां से अपन देखते हैं कि यार ऑडिट प्रोसीजर अपन क्या लगाएं। फर्स्ट पॉइंट हमको दिया ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो अभी मैंने आपको कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च और ऑडिट रिपोर्ट मान लो मैंने लिया है, आपने क्या लिया था, 25 अगस्त लिया था ना, तो 25 अगस्त के बीच में मुझे जो इवेंट पता लगे उनके लिए मैं क्या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करूं बच्चे लोगों, उसके लिए यहां पे 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला, मुझे कोई इवेंट पता लगा, चाहे वो एडजस्टमेंट वाला हो या डिस्क्लोजर वाला हो, जो भी हो, तो ऑब्टेनिंग एंड, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे लोगों समझिएगा, मुझे करना पड़ेगा ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट आर आइडेंटिफाई। सबसे पहले मुझे मैनेजमेंट से एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने इस इवेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया है, कैसे वो इसको इधर एडजस्ट कर रहे हैं या इसको डिस्क्लोज कर रहे हैं जैसी रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो मैनेजमेंट के क्या स्टेप्स है बच्चों वो समझने पड़ेंगे। ठीक है, फिर अपने को मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी पड़ेगी और टीसीडब्ल्यूजी से भी अगर जरूरत पड़े तो, वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैव अकर्ड व्हिच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला नंबर बच्चों मुझे ये करना पड़ेगा कि ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट आर आइडेंटिफाई। यार मैनेजमेंट का क्या तरीका है जिससे वो सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे, कोई तरीका तो होगा ना जिससे वो पता लगा पा रहे हैं। सेकेंड नंबर, उनसे ये पूछना पड़ेगा मुझे वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैव अकर्ड, क्या सच में हुआ है। भाई यहां मैं पूछ रहा हूं मैनेजमेंट से कि सर आपके प्रोसीजर बताओ, आपके तरीके बताओ कि आप करते क्या हो, आपको कैसे पता लगता है कि ये चीज अगर हो गई है मैनेजमेंट को कि भाई हाँ ये चीज हुई है, ये हमारा प्रोसेस है, हम इन इन चीजों को चेक करते हैं तो उससे हमको पता लग जाता है कि ऐसा कोई इवेंट हुआ है। अगर ये प्रोसीजर क्या है। सेकंड नंबर में ये पूछूंगा सर बताओ सच में कोई इवेंट ऐसा अकर हुआ है कि नहीं हुआ है सर, वो मुझे बता दो। तो इवेंट अकर के बारे में पूछना है यहाँ पे। तीसरा नंबर, अब मुझे इनडायरेक्ट तरीका भी काम में लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेगा ऑडिटर बच्चों, मिनट्स बुक चेक करेगा, रीडिंग मिनट्स ऑफ द एंटिटीज ओनर्स मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी। लेकिन ये मीटिंग कब हुई है, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद में अबाउट मैटर डिस्कस एट सच मीटिंग फॉर विच मिनट्स नॉट येट अवेलेबल, बराबर से। तो बट ऑब्वियस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेट है उसके बाद की जो मीटिंग्स हुई होंगी ना उनके मिनट्स मुझे देखने पड़ेंगे, उससे मुझे आइडिया लगेगा कि यार क्या होना है। उसके अलावा बच्चे लोगों
एंटिटी, कई सारी एंटिटी क्या करती है, अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है। अपन ने पढ़ा था कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन काम करता है बच्चों 129A, अनलिस्टेड कंपनी को अपनी क्वार्टरली या कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। तो उनकी जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैं चेक करूंगा 31 मार्च के बाद के, जो उन्होंने क्वार्टरली या 6 मंथली बेस पे अगर बनाए हैं, तो उससे अपने को आइडिया लग जाएगा। तो 4 काम मुझे यहाँ पे करने हैं। सबसे पहला कि भैया मैनेजमेंट तुम्हारा क्या प्रोसीजर है यार, तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो। सेकंड नंबर के ऊपर, क्या सच में इवेंट अगर हुए हैं। तीसरा, मैं कैसे पता लगाऊं यार, मैं मिनट्स बुक पढ़ लूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद के जो भी शेयर होल्डर से ज्यादा जो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी की मीटिंग्स है उनको मैं देख लूं, ठीक है। या फिर मैं कंपनी का लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चेक कर लूं, तो उससे मुझे बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा बच्चों को। ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहां से पता कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे लोगों को समझना। अब फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट समझना, बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। जो अपना पहला कंसेप्ट है कि फैक्ट अपने को पता लग गए जहां ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशू। तो पहला कंसेप्ट तो मैंने ये कर लिया। अच्छा, सबका फाइनल इफेक्ट अपन एक साथ में देखेंगे। तो ये पहला अपना कंसेप्ट खत्म हुआ बच्चों, जहां पे, और सबसे मेन कंसेप्ट यही है, क्योंकि अभी ऑडिट रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई है बच्चे लोगों। सबसे बड़ी बात है, ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले पहले हमको चीजें पता लग चुकी है, तो अभी सब कुछ हमारे हाथ में, हम उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हैं। अब यहां पे हुआ फैक्ट विच बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है लेकिन अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए। अच्छा, इसमें हो सकता है बच्चों एक बीच में एक पॉइंट में और एक्स्ट्रा लगा देता हूं, क्या पता हमने मैनेजमेंट को अभी तक हैंडओवर नहीं किया है, ठीक है, तो भी हम प्रोसीजर लगा के और मैनेजमेंट को रोक सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ऑलरेडी मैनेजमेंट को यहां पे इशू कर चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने आगे जो है वो शेयर होल्डर्स को जो देनी होती है ना एजीएम से पहले, वो अभी तक नहीं किए। तो हम मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा है कि कुछ इवेंट्स के बारे में हमको पता लगा है कि ऐसा कुछ है, तो मैटर उनके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनको समझाएंगे कि भाई ऐसा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अमेंड करने की जरूरत है, तो उसको अमेंड करिए, ठीक है। फिर इंक्वायरी करेंगे हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर, कि भाई मैनेजमेंट किस तरीके से उस मैटर को डिस्क्लोज कर रहा है या एडजस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या चीज हो रही है। अगर मैनेजमेंट अमेंड करने को तैयार हो गया कि ठीक है सर बिल्कुल अच्छी बात है, मैं हम लोग अमेंड कर देते हैं, जो इवेंट्स पता लगे अमेंड कर देते हैं, तो ठीक है ना, हम भी अपना क्या करेंगे बच्चों, ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड कर देंगे और एक नया ऑडिट रिपोर्ट बना करके दे देंगे, ठीक है। एंड प्रोवाइड, नई ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे एंड प्रोवाइड न्यू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम नया ऑडिट रिपोर्ट बना करके देने को तैयार है। अगर मैनेजमेंट अमेंड कर रहा है तो भाई हमको क्या दिक्कत है, हम भी बना करके देने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको किसी तरह की, ठीक है। समझा आप लोग बात को, बहुत सीधा कंसेप्ट है। अब बाय चांस मैनेजमेंट मना कर देता है बच्चों, ऐसा थोड़ी कि मैनेजमेंट बात को हमारी मान ही लेगा। मे बी मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑडिटर बिलीव दे नीड टू बी अमेंडेड। ये हमको लग रहा था मैनेजमेंट को अमेंड करना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट मना कर देता है कि सर हम तो अमेंड नहीं करेंगे। तो इफ द ऑडिटर रिपोर्ट हैज नॉट येट बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, मैंने आपको कहा था ना, अपन एक पॉइंट पढ़ा था, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, दो कंडीशन मैंने आपको कही थी, अभी तक हमने एंटिटी को इशू की नहीं, ऑडिट रिपोर्ट बना दी थी, एंटिटी को नहीं दी है, तो भाई हम उस रिपोर्ट को बच्चों मॉडिफाई कर देंगे, फिर ही मैनेजमेंट को देंगे, पहले ही मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ऑलरेडी अभी मैनेजमेंट को दे चुके हैं बच्चे लोगों, शेयर होल्डर को तो नहीं गए लेकिन मैनेजमेंट को दे दिया है, और ऑडिटर चेंज करने से मना कर रहा है। तो ऑडिटर शैल नोटिफाई मैनेजमेंट and unless all TCWG are involved in the managing the entity, TCWG not to issue the financial statement to third party before necessary amendment have been made। तो अगर हमने ऑलरेडी उनको दे दिया है तो हम मैनेजमेंट को और TCWG को ये समझाएंगे कि भैया ये रिपोर्ट बिना चेंज की आपको आगे इशू नहीं करनी चाहिए, ऐसा हम बच्चों मैनेजमेंट को यहाँ पे समझाने वाले हैं। बराबर, बहुत सीधी सी बात हो गई है। अब मैनेजमेंट अगर मान लेता है ठीक है, नहीं मानेगा अगर, तो क्या करेंगे बच्चों, अभी बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो ये अपने को एक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट हमारे पास में आता है, वो भी समझो, फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर। ये तीसरा कंसेप्ट हमारा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी इश्यू हो गए बच्चों, ऑलरेडी गए, मेंबर को चला गया है, अब क्या करें भाई। तो अभी भी हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, हम मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ, टीसीडब्ल्यूजी जो बार बार बोल रहा हूं, आप लोग जानते हो, दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस, उनके साथ मैं डिस्कस करूंगा और उनको बोलूंगा यार अमेंड कर दो, किया कि नहीं किया वो सब बताओ, वही चीज है, अमेंड करने को बोलूंगा बच्चों। अगर मैनेजमेंट अमेंड करने को तैयार हो गया, कोई टेंशन नहीं है, हम नए ऑडिट प्रोसीजर जो भी है उसको एक्सटेंड कर देंगे,
बराबर बिल्कुल करेंगे। और देन उसके बाद में नया ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। और मैनेजमेंट क्या स्टेप लेगा बच्चों, पुरानी वाली ऑडिट रिपोर्ट को वापस मंगवा लेगा, नया इशू कर देगा उसकी जगह पे। तो वो मैनेजमेंट का लुकआउट है, हम नया ऑडिट रिपोर्ट देने को तैयार है, कि अपने को सिंपली बच्चों ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक बढ़िया चीज आती है, इन सब जगह पे बच्चों अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है, देखो अभी तक हमने मैनेजमेंट को दिया नहीं है, तब तो हमारे हाथ में है कि मॉडिफाई कर लेंगे। बच्चों ऑलरेडी हमने मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। देखो यहां पे बोला था हमने कि अभी हमने ऑडिट रिपोर्ट नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, लेकिन हमने एंटिटी को बच्चों ऑडिट रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी है या इश्यू हो चुकी है। तो हमको ऐसे स्टेप लगाने पड़ेंगे बच्चे लोगों, जिससे जो भी हमारे यूजर्स हैं वो उसके ऊपर रिलाय नहीं करें, है ना। हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, इधर जब हम मीटिंग में जाएंगे तो वहां डिस्क्लोज करें, पब्लिक नोटिस के थ्रू हमको ये काम करना पड़ेगा कि दे क्या करें वो लोग, वो उस पर रिलाय नहीं करें। रिलायंस जो है हमको उसकी रोकनी पड़ेगी, हमको यूजर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी कि यार वो जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो उसकी रिलायंस जो है वो सही नहीं है, उस पर रिलाय नहीं करें। ऐसा अपने को बच्चों इंटीमेशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम काम में लेने वाले हैं। ये आपका पूरा ऐसे है बच्चे लोगों, बढ़िया सा ऐसे हमारा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, जो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ करके जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें रिवाइज हो गई होंगी। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यार तुम लोगों ने सारे टॉपिक जो है पहले से पढ़े हुए हैं, और पढ़े हुए हैं तो हम यहाँ पे एक बढ़िया सा रिवीजन लगा रहे हैं, और रिवीजन लगा रहे हैं तो आपको सारी चीजें वापस से रिकॉल होती जा रही होंगी। ठीक है ना, चलिए अब अगले ऐसे पे चलते हैं बच्चों लोग। और हमारा जो अगला ऐसे इसमें आ रहा है वो है बहुत बढ़िया सा गोइंग कंसर्न का। बच्चे लोगों शानदार पॉइंट है, अकाउंट्स में आप इस वर्ड को बहुत पढ़ते हो, गोइंग कंसर्न गोइंग कंसर्न गोइंग कंसर्न। तो क्या चीज है, आइए मेरे साथ देखिए गोइंग कंसर्न का क्या सीन है, समझते हैं इसको भी। सबसे पहले बच्चे लोगों स्कोप क्या है भाई, स्कोप से बात शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये ऐसे डील करता है ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी in audit of financial statement relating to going concern and implication for the auditor report, कि भाई गोइंग कंसर्न को लेकर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्शन है, ऑडिटर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन आएगा, उस पर बात करता है। ऑब्जेक्टिव देखना बच्चे लोगों, टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidences regarding and conclude on the appropriateness of management use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statement, कि मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न प्रेजम्पशन को यूज कर रहे हैं बच्चों वो एप्रोप्रिएट है ना भाई। गोइंग कंसर्न का जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस यूज किया अकाउंटिंग के अंदर, वो पूरी तरह से एप्रोप्रिएट है, हमको ये देखना है। ये कंक्लूड करना है कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं हो रही है रिलेटेड टू इवेंट या कंडीशन, जिससे कहीं पे डाउट क्रिएट हो रहा हो ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और ऐसे के हिसाब से उसको रिपोर्ट करना। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव मेरे हो गए। सबसे पहला, मैनेजमेंट यूज ऑफ अकाउंटिंग प्रिजम्पशन इज एप्रोप्रिएट और नॉट। सेकंड, इफ देयर इज एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी जो क्या कर रही है, मेक अ सिग्निफिकेंस डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, और तीसरा, ऐसे के हिसाब से मुझे रिपोर्ट करनी है। तो ये चीजें कुल मिलाकर के देखना यह है कि भैया एंटिटी गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर नहीं तो मैनेजमेंट उसको प्रॉपर एंट्री उसकी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चों ये ध्यान में रखना है। चलिए अब इसमें करना क्या बच्चों, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज समझिएगा पूरा इस कंसेप्ट को। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा वेदर मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी परफॉर्म, क्या मैनेजमेंट ऑलरेडी वो काम कर चुका है क्या, असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। क्या मैनेजमेंट जो है वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑलरेडी कर चुका है, मैनेजमेंट सारी चीजों को चेक कर चुका है। अगर मैनेजमेंट ने परफॉर्म कर दिया है, ऑलरेडी असेसमेंट मैनेजमेंट कर चुका है कि भाई गोइंग कंसर्न है या नहीं है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, ये चेक करेगा वही वाली चीज जो अभी अपन ने पढ़ी कि भाई मैनेजमेंट का जो कंसर्न है, मैनेजमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से गोइंग कंसर्न है या नहीं है, और कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो डाउट क्रिएट कर रही है गोइंग कंसर्न के ऊपर। ठीक है, इफ सो अगर है तो मैनेजमेंट को कहेंगे सर आपका प्लान क्या है उससे रिलेटेड, वो अपने को यहां पे बच्चों चेक करना पड़ेगा। प्लान के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बाय चांस मैनेजमेंट ने अब तक ऐसा कोई असेसमेंट नहीं किया है,
तो हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ पे बेसिस फॉर द इंटेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट से वही वाली चीज को लेकर के इंक्वायरी करेंगे बच्चों। फिर से जो अपन ने यहां की थी सेम वाली चीज अपन मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहे हैं कि भैया आप ये बताओ वेदर इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो कुल मिला के हमारा पर्पस क्या है कि मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है वो सही है कि नहीं बच्चों, कहीं कोई ऐसा इवेंट या अनसर्टेनिटी तो नहीं है जो कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न को लेकर के डाउट क्रिएट कर रही है, डाउट टू एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और अगर है तो उसके हिसाब से फिर अपने को डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। ये एग्जैक्टली हमारा इस ऐसे का पर्पस है जो अपने को ध्यान में रखना है। अब एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है बच्चों, दे आर सम इंडिकेटर्स। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ऐसा लग सकता है कि हाँ यार ये पॉइंट हमारे ऐसे इवेंट्स या ऐसी कंडीशन है जिससे लग सकता है कि देयर इज सम अनसर्टेनिटी और कहीं ना कहीं ये एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है कंपनी के गोइंग कंसर्न के ऊपर। तो कुछ फाइनेंशियल मैटर में बच्चों को पहला आया नेट लाइबिलिटी और नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन हमारी क्या चल रही है, हमारी लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज कितनी है, एक्सेस हो रही है क्या, ठीक है। इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म लोन एग्रीमेंट, बच्चों कंपनी हमारी जो है एंटिटी जो हमारी है वो टर्म लोन्स के एग्रीमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रही है, ठीक है। क्या एंटिटी क्रेडिटर्स को ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर रही, ये सब इंडिकेटर है जो आपको शो करते हैं कि भाई साहब किधर कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। या बच्चे लोगों को कंपनी एक लंबे टाइम से डिविडेंड पे नहीं कर रही है, डिविडेंड पे करना नहीं करना कंपनी की मर्जी पे है, लेकिन एक लंबे टाइम तक डिविडेंड पे नहीं करना इस चीज के ऊपर डाउट क्रिएट करता है भाई कि एंटिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, कहीं लॉसेस में तो नहीं जा रही है बच्चों, तो ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहीं हमारे की फाइनेंशियल रेशियो, जैसे बच्चों डेब्ट इक्विटी रेशियो आप जानते हैं 2:1 है, कहीं ये इससे एक्सेस तो नहीं जा रहा है, ठीक है। जीपी रेशियो वगैरह दूसरे रेशियो में एडवर्स तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, देन इंडिकेशंस ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं बच्चों, उधार का पैसा वापस ले रहे हैं, रिन्यू नहीं कर रहे हैं, है ना। इसमें हो रहा है बच्चों की किसी तरह का कोई रिन्यू कंडीशन हमारे लिए लोन का नहीं हो रहा है, जो भी हम गुड्स परचेस कर रहे हैं वो सारा कैश पे दे रहे हैं हमको, क्रेडिट फैसिलिटी हमको प्रोवाइड ही नहीं हो रही है, ठीक है। लोन स्ट्रक्चरिंग करने से मना कर दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी अगर सीन हमको लग रहा है तो इससे ऑडिटर को लग सकता है कि भाई साहब गोइंग कंसर्न हमारा जो है वो कहीं ना कहीं डेंजर में जा रहा है, कहीं ना कहीं एंटिटी प्रॉब्लम में अपने को लग रही है, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ ऑपरेटिंग इवेंट्स भी है बच्चे लोगों को। सर ऑपरेटिंग इवेंट्स क्या है वो भी समझिए। सबसे पहला ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कोई बहुत हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है, जैसे एयरटेल वाले को लगा होगा कि यार जियो वगैरह आ गया और बहुत हाईफाई यार कॉम्पिटिटर है जिससे बिजनेस में हमको लगातार लॉसेस हो रहे हैं। हमारा की मैनेजमेंट जो है वो जा चुका है और उसकी जगह पे नया कोई की मैनेजमेंट भी हमको दिख नहीं रहा है। जो मेजर लोग थे वो कंपनी को छोड़ करके जा चुके हैं, हमारा की मैनेजमेंट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। लेबर स्ट्राइक्स चल रही है, लेबर के साथ हमारी डिफिकल्टीज लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। हमारे सप्लायर्स नहीं है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट सप्लायर है वो है ही नहीं हमारे पास में, शॉर्टेज हो गया, गुड्स हमको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, रॉ मटेरियल्स हमको नहीं मिल रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ऐसा कुछ अगर कहीं पर भी लग रहा है बच्चों, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग इवेंट्स। कुछ अदर इवेंट्स भी हो सकते हैं जैसे नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। हो सकता है बच्चों लॉ की रिक्वायरमेंट्स हम पूरी ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। चेंज इन द लॉ रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू एडवर्स इफेक्ट, लॉ में कोई चेंज हो गया, बड़ा चेंज हो गया, जिससे हम जो प्रोडक्ट बना रहे थे उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, उसकी सेल कम हो जाएगी, मार्केट से उठ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम पर्टिकुलर कोई मेडिसिन बना रहे थे बच्चों जो बहुत अच्छी वैल्यू पे जा रही थी, अचानक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आ गई, वो मेडिसिन ही उन्होंने फ्री कर दी, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स अवेलेबल करा दिया, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी, तो हमारे लिए तो दिक्कत वाली बात होगी। ऐसा कुछ तो नहीं हो गया है। अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड प्रॉब्लम्स व्हेन दे अकर, कई चीजें ऐसी है बच्चे लोगों, जैसे मान लो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस वगैरह है वो प्रॉपर नहीं है, या ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो गई हैं जिनके लिए पहले से हमने कुछ अनइंश्योर्ड का मतलब जो पहले से प्रोविजन ही नहीं किया था, कुछ अचानक ऐसी ट्रबल्स खड़ी हो गई जिनके बारे में हमने सोचा नहीं था कि यार इस तरह की हो सकती है। जैसे अभी अपन देख रहे हैं किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो चाइना वाइना के साथ में और अचानक वॉर कंडीशन स्टार्ट हो गई है, तो भाई साहब गुड्स ही नहीं आएगा हमारे पास में, कुछ नहीं हो पाएगा, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कहीं कोई सिचुएशन तो नहीं हो गई है बराबर से। अभी मैं जैसे देख रहा था कि जिस वक्त में ये अपना इंडो पाक वाला वॉर स्टार्ट हुआ उस वक्त के अंदर जो बॉर्डर के ऊपर जो पोर्ट्स हैं उनके जो कुली हैं बराबर से, वो लोग कह रहे थे कि नहीं भाई हमारा बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि लोग ही नहीं है, सामान ही नहीं आ रहा है, तो हमारा काम बंद है। अब काम बंद है पर कोई बात नहीं, हम देश के साथ में खड़े हैं, ठीक है, लेकिन काम तो बंद है।
तो ऐसा ही कंडीशन बच्चों, ऐसा कोई इवेंट अगर हो गया जिससे लग रहा है कि भाई साहब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके बारे में तो हम इंश्योर थे ही नहीं, तो कुछ सोचा ही नहीं हमने, तो ऐसे कुछ इवेंट अगर हो गए हैं जो गोइंग कंसर्न के लिए रिस्क क्रिएट कर सकते हैं बच्चे लोगों को, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है बच्चे लोगों को, ऑडिट प्रोसीजर क्या काम आएगा इसके अंदर, और क्या करें हम जिससे हमको ये चीजें पता लगे। अब ये फैक्टर्स पता लगेंगे कैसे, तो उसके लिए अपने को कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी बच्चे लोगों को, जैसे एनालाइज करना और डिस्कस करना पड़ेगा कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड अदर रिलेवेंट फोरकास्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट से हम ये बात भी करेंगे सर आपके कैश फ्लो के बारे में बताओ, पैसा किधर आ रहा है किधर जा रहा है, प्रॉफिट्स कितने हैं, मैनेजमेंट का फोरकास्ट क्या है, कहां से पैसा आने के आपको चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एनालिसिस और डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उनके ऊपर डिस्कस बात हो जाएगी। फिर बच्चे लोगों को डिबेंचर होल्डर्स लोन एग्रीमेंट वगैरह की टर्म्स वगैरह हमको देखना चाहिए कि भाई वेदर एनी हैव बीन ब्रीच, की कहीं कोई ब्रीच हुई है क्या। ठीक है, वो ऊपर जो अपन पता लगा रहे थे ना, वो फैक्टर्स पता कैसे चलेंगे। फिर शेयर होल्डर टीसीडब्ल्यूजी वगैरह की मीटिंग्स वगैरह हम देखेंगे जिससे हमको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में पता लगे। एनडीटी का प्लान, ठीक है, कि भाई क्यों एवल्यूटिंग द एंटिटीज प्लान टू डील विद द अनफाइल्ड कस्टमर ऑर्डर जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस टर्म एंड एडिक्वेसी ऑफ बोरोइंग फैसिलिटीज, कितनी है बोरोइंग आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, वो चीजें हमने चेक करी। उसके अलावा रेगुलेटरी एक्शंस जो है उसके लिए रिपोर्ट्स वगैरह क्या बन के आई वो हमने चेक करी। उसके अलावा एडिक्वेसी ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी प्लान डिस्पोजल, कोई एसेट वगैरह बेची है तो उसके पीछे के क्या रीजन है, ये सारी चीजें बच्चों पता लगाएंगे तो हमको पता लगेगा भाई साहब गोइंग कंसर्न इनका है नहीं है, सिचुएशन क्या है, हो क्या रहा है भाई, कुछ तो हमको बताओ। बराबर से ये चीजें आप समझिए। अब क्या होता है बच्चे लोगों, फाइनली इन सब के बेस पे हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा जब हम ये सारी चीजों को चेक करेंगे। ऑडिटर इवेल्यूट करेगा वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैज बीन ऑब्टेन्ड and shall conclude on appropriateness of management use of going concern basis of accounting। अच्छा बच्चों, हम क्या चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो क्या मैनेजमेंट सच में ये चीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो चीज हम चाह रहे हैं वो बता रहा है लोगों को कि यार गोइंग कंसर्न को लेकर के यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन है, वो उसी के ऊपर रिलीजेबल वैल्यू पे ही जो सेलेबल वैल्यू है उसी के ऊपर बुक शो कर रहा है। तो क्या मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर रहा है, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि मैनेजमेंट डिस्क्लोज करे, तो हम लिख देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये हमारा काम है। Based on audit evidences obtained, auditor shall conclude whether in the auditor judgment material uncertainty exist कर रही है क्या related to event और condition जो doubt create कर रही है। घूम फिर के हमारा वही पॉइंट बच्चों बार बार आ रहा है। ठीक है, इन सबके बेस पे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, कि भाई सच में एक्चुअल में पोजीशन है क्या, फिर अपन बता रहे हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। अब एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर व्हेन इवेंट और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड मटेरियल सर्टेनिटी एग्जिस्ट। ठीक है, adequately disclose the principal event or condition that may cause significant doubt or ability to continue going concern and management plan to deal with these event। अब बच्चे लोगों को मैनेजमेंट के प्लान्स क्या हैं। अब मैनेजमेंट ने बोला सर स्टॉक बड़ा हमारा चला गया है लेकिन हमारे पास में इंश्योरेंस क्लेम का बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, टेंशन नहीं है। बैंक्स हमको पैसा नहीं दे रहे लेकिन एक बहुत बड़ा हमको इन्वेस्टर मिल गया है जो हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो ये सब मैनेजमेंट के जो प्लान है ये हम चेक करेंगे, जिससे हमको पता लगेगा कि हाँ भाई एडिक्वेसी है या नहीं है, मैनेजमेंट जो कह रहा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट दीज इवेंट। हम कभी भी रिपोर्ट में ये नहीं लिखेंगे कि एंटिटी बंद होने वाली चलने वाली है। हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं यार, मैनेजमेंट प्रॉपरली इसको डिस्क्लोज करे ताकि यूजर को पता रहे कि हाँ ऐसी ऐसी कंडीशंस हमारे सामने हैं और हमारा कोई पर्पस है नहीं। अब अगर हमको लगता है इम्प्लीकेशंस ऑडिट रिपोर्ट में कैसा आएगा बच्चों कि मैनेजमेंट इफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनएप्रोप्रिएट, मैनेजमेंट ने इनएप्रोप्रिएट तरीके से काम किया है, गोइंग कंसर्न का जो बेसिस है अकाउंटिंग का वो उनका इनएप्रोप्रिएट है, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है। If the financial statement have been prepared using the going concern basis of accounting, but in the auditor judgment management का जो यूज है going concern basis of accounting का वो inappropriate है, बच्चे लोगों को सही नहीं किया, यूजर अंधेरे में रहेगा बेचारा, तो इनको एडवर्स ओपिनियन दे देना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर हमको लग रहा है कि गोइंग कंसर्न बेसिस तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है लेकिन अनसर्टेनिटी तो है, तो हम क्या करेंगे बच्चे लोगों को समझना, हम यहां पे ऐसे में अगर मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोज किया है तो हम रिपोर्ट तो अनमॉडिफाइड ही देंगे, यानी हम लिख के देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू।
और वो खुद कह रहे हैं स्टेटमेंट कि भैया गोइंग कंसर्न बेसिस हमारा दिक्कत के अंदर है बराबर। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर। क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन देंगे। अगर लग रहा है हमको डिस्क्लोजर नहीं किया है तो भाई उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सही किया है, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया है तो फिर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन अपने को देना पड़ेगा बच्चों। नहीं तो एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में भी अपन गोइंग कंसर्न अलग से अपना होता है ना, एम्फेसिस की भी जरूरत कहाँ है, अलग से ऑडिट रिपोर्ट में अपन लिखते ही हैं। अच्छा, मैनेजमेंट अनविलिंग ही कर रहा है पूरा का पूरा एक्सटेंड असेसमेंट, तो फिर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर अपने को देना पड़ेगा बच्चे लोगों। जब मैनेजमेंट बिल्कुल ही मना कर देता है, कुछ भी नहीं, अनविलिंग, ना डिस्क्लोज करेगा ना कुछ करेगा, तो ऐसे में फिर अपने को डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना ऐसे बच्चों यहां पे काम कर जाएगा। 570 गोइंग कंसर्न किस तरह से काम करता है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है बराबर है। दूसरा ऐसे भी हमने खत्म कर लिया। चलिए अगले ऐसे पे चलते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया ऐसे नया इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 400 सीरीज का इकलौता ऐसे जो हमारी कोर्स में है। इवोल्यूशन ऑफ मिसमैनेजमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। स्कोप क्या पहले देखते हैं। ऐसे 450 डील्स विद द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इवेल्यूट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट। क्या आ रहा है, और जो अनकरेक्टेड रह गए उनका क्या इफेक्ट आएगा। भाई हमने बोला था करेक्ट करो और मैनेजमेंट ने नहीं किया तो उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है। ऑब्जेक्टिव हमारे दो ही है बच्चे लोगों। सबसे पहला आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट का क्या इफेक्ट होगा, और अगर वो अनकरेक्टेड रह जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा बच्चे लोगों। ये दो चीजें हमको देखनी है। मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया और अगर अनकरेक्टेड रह गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर अपने को ध्यान में रखना है। आइए छोटा सा ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहला कंसिडरेशन क्या कहता है बच्चों, ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान नीड टू बी रिवाइज्ड। हमको लग रहा है कि यार अपने को ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, नेचर ऑफ आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर अकरेंस इंडिकेट दैट other misstatement may exist when aggregate with misstatement accumulated during the audit could be material। अब हमको लग रहा है बच्चों ड्यूरिंग द ऑडिट जो मिसस्टेटमेंट निकल करके आए हैं, अगर वो सारे एग्रीगेट हो जाते हैं तो भाई साहब वो तो मटेरियल हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए स्ट्रेटेजी प्लान चेंज करना पड़ेगा। या सेकंड नंबर, एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोच मटेरियलिटी डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद, ऐसे वही हो गया बराबर से। भाई हमको लग रहा है जो हमारा मटेरियलिटी कंसेप्ट हमने निकाला था एग्रीगेट में ही उससे भी ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में हमको अपना प्लानिंग स्ट्रेटेजी सब चेंज करना पड़ेगा बच्चे लोगों। अब कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, बट ऑब्वियस हम मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया मिसस्टेटमेंट है ठीक करो। ऑडिटर ऐसे में कम्युनिकेट करेगा ऑल मिसस्टेटमेंट विद द मैनेजमेंट अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, तब तक तो ठीक है, नहीं तो वो कम्युनिकेट करेगा भाई ये गलत है, मिसस्टेटमेंट है। ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट टू करेक्ट। अब सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल एकदम इजी वाला दे देता हूं। मान लीजिए मशीनरी का इंस्टॉलेशन का जो खर्चा था वो मैनेजमेंट P&L में लिख रहा है, जबकि वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। सोचो इतना सा मिसस्टेटमेंट है। तो हमने मैनेजमेंट को बोला कि भाई इसको ठीक कर लो। अगर मैनेजमेंट मना कर देता है, रिफ्यूज टू करेक्ट, तो ऑडिटर एक अंडरस्टैंडिंग लेगा मैनेजमेंट से रीजंस कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो ना भाई, कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लिख करके दे दो रीजन क्या है ना, वो अपने को करना चाहिए। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे कि भैया इफेक्ट क्या हो सकता है। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल है क्या। इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन द ऑडिटर शैल कंसीडर, सबसे पहला साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या है बच्चों, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंसेस या डिस्क्लोजर किसी से भी कनेक्टेड है, लग रहा है बहुत छोटा मोटा अमाउंट है, ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो ठीक है ठीक है। इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड ऑफ द रिलेवेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या उससे कनेक्टेड है। बच्चों मटेरियलिटी कई बार कैसे होती है, सपोज करो उन्होंने जो आइटम मशीनरी का P&L में लिखा है, मशीनरी के इंस्टॉलेशन का, अगर उसको P&L से हटा दिया जाए तो आपका प्रॉफिट वाला P&L बन जाएगा। लेकिन वो आइटम चूंकि आपने P&L के डेबिट साइड में लिखा हुआ है इसलिए लॉस दिख रहा है, तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है बच्चे लोगों को, कहां P&L लॉस में, और जैसे ही वो आइटम P&L से हट करके मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है तो भाई साहब हम सीधा प्रॉफिट एरिया में पहुंच जाएंगे, इतना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, मटेरियल हो गया अपने आप में। तो ये चीज उसको देखना पड़ेगा भैया अनकरेक्टेड रहेगा तो कितना मटेरियल या नहीं है। अब ऐसे में और क्या करें, मैनेजमेंट बदमाश मान ही नहीं रहा है तो भैया TCWG से बात करो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद TCWG रिगार्डिंग अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के सर ये मैनेजमेंट तो मान नहीं रहा है, एंड द इफेक्ट दैट दे मे हैव एन ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन।
ठीक है। तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड द इफेक्ट दैट दे मे हैव ऑन द ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट। बराबर, जब तक लॉ प्रोहिबिट नहीं करे, ऑडिटर कम्युनिकेशन सेल आइडेंटिफाई मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली एंड रिक्वेस्ट टू करेक्ट देम। सिंपल है बच्चों, मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, उनसे ऊपर का लेवल प्रमोटर हो सकता है, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया और बोला सर करेक्शन कर दो ना भाई, ठीक है। फिर मैंने आपको पहले ही ऊपर लिख दिया था कि मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से वेदर दे बिलीव द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज इमटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, समरी ऑफ ईच आइटम शैल बी इंक्लूडेड। मैनेजमेंट से अगर फिर भी मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी नहीं मान रहा है तो उनसे बच्चों एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि भाई आपके हिसाब से ये मटेरियल है, हमारे हिसाब से तो मटेरियल है, लेकिन आप लिख करके दे दो, नहीं मान रहे हो तो। अब उसमें बच्चों डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई जो हमने किया, सबसे पहला आप उसमें क्या इंक्लूड करेंगे, अमाउंट बिलो विच मिसस्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्राइबल। हमको लग रहा था कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल मिसस्टेटमेंट एक्युमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड वेदर दे हैव बीन करेक्टेड। ऑडिटर का क्या कंक्लूजन है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हुआ तो वो क्या मटेरियल होगा क्या, और हमारा क्या कंक्लूजन है बच्चों, इन सब का डॉक्यूमेंटेशन अपने को कर लेना चाहिए। सिंपल सी हमारी बात है, ये ऐसे छोटा सा आपका 450 यहां पे खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें करना क्या है बच्चों, हमने इसमें मिसस्टेटमेंट चेक किया, मैनेजमेंट को सिंपल बोला कि सर हमने आइडेंटिफाई किया है और हमको लग रहा है कि अगर ये मिसस्टेटमेंट क्लब में आ गए, मैटर इनको अगर एग्रीगेट में आ गए तो ये मटेरियल हो जाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा, तो आप इसको करेक्ट कर लो। मैनेजमेंट करेक्ट कर लेगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो हम टीसीडब्ल्यूजी के पास गए, उनको बोल दिया करेक्ट कर दो, वो भी नहीं मान रहे, तो ठीक है सर, उसका इंपैक्ट क्या होगा हम रिपोर्ट में लिख देंगे और उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि आपके हिसाब से क्यों आपको नहीं चेंज करना है, आपको क्यों मटेरियल नहीं लग रहा है, हमको रिटर्न में लिख करके दे दो, सिंपल सी बात है। अच्छा, हम भी जब जजमेंट करेंगे तो देखेंगे साइज एंड नेचर क्या है स्टेटमेंट का, ठीक है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग बैलेंसेस में उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सब अपने को देखना पड़ेगा बच्चे लोगों को। तो ये 450 हमारा इस तरीके से काम करेगा कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, अब 500 सीरीज का जो आखिरी ऐसे हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है बच्चों, वो है हमारा ऐसे 580। आइए इसके ऊपर बात करते हैं फटाफट से। पूरा कंसेप्ट समझिएगा, शानदार पॉइंट है। ऐसे 580 बात करता है बच्चे लोगों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, और एग्जैक्टली क्या है आइए चेक करते हैं। चलिए बच्चे लोगों, तो आगे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बहुत फटाफट से। समझिएगा भाई क्या सीन है इसको पूरा। 580 क्या कहता है भाई, 580 क्या कहता है, 580 क्या कहता है, आइए समझते हैं। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा सीन है बच्चों जहां हम मैनेजमेंट से बहुत सारी चीजों के बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। इसकी शुरुआत बच्चों हो जाती है ऐसे 210 से, जहां हम मैनेजमेंट से अब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो करेंगे, इंटरनल कंट्रोल वो करेंगे, हमको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, वो सब पे बात करते हैं, ठीक है। फिर बच्चे लोगों ऐसे 550 में हम रेटेड पार्टीज के बारे में भी बात करते हैं कि भाई आप आइडेंटिफाई आपने किया है तो हमको लिस्ट प्रोवाइड करो, ठीक है।
फिर सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भी उनसे हम लेते हैं बच्चे लोगों। अभी अभी हमने पढ़ा 570 में भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन गोइंग कंसर्न के बारे में हम लेते हैं। तो अल्टीमेटली इतने सारे पॉइंट्स हमारे हैं ही हैं जहां मैनेजमेंट से हम रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं बच्चे लोगों। ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहले स्कोप क्या है, द एसे डील्स विद द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव बच्चों, टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी दैट दे बिलीव दैट they have fulfilled their responsibility for the preparation of the financial statement for the completeness of information provided। बच्चों लोगों देख लो मैंने क्या कहा था, पहला पर्पस क्या, कि वो इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 1। ठीक है, सेकेंड नंबर, टू सपोर्ट ऑडिट अदर ऑडिट एविडेंसेस। तो पहला चीज तो ये कि मैनेजमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हम उनसे क्या करते हैं बच्चों, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, नंबर 1। सेकेंड नंबर, हमारे अदर एविडेंसेस को सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक असर्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो दूसरे एविडेंसेस हमने लिए ऑलरेडी उसको और सपोर्ट मिल जाएगा, इससे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा, टू रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। ये हमारे नॉर्मली पर्पस रहता है बच्चे लोगों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंसेस अगर आपसे बात करूं तो ऑल्दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप यहां पे रिप्रेजेंट यहां पे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस, दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड ऑडिट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंसेस ऑन देयर ओन। मतलब ये सिर्फ सपोर्टिव है बच्चों, समझिएगा, ये सपोर्टिव ऑडिट एविडेंसेस है, इनको कई बार मेन ऑडिट एविडेंसेस नहीं माना जाता है, दे आर ओनली सपोर्टिव। अच्छा, डेट एंड पीरियड कवर्ड क्या रहेगा इसके अंदर, द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बट ऑब्वियस है ऑडिट रिपोर्ट के आसपास की कोई डेट होगी उसके बाद की नहीं होगी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पीरियड रेफर्ड टू द ऑडिट रिपोर्ट। पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड रहेगा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस वाली बात है बच्चों, उसके पहले की होगी, अपने को ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कंसीडर होंगे, डाउट एज रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर इनकंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंसेस। बच्चों अगर अलग अलग दिख रहे हैं, ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू रिजॉल्व द मैटर। भाई जो हमने कहा ना ये सपोर्टिव है, तो दूसरे ऑडिट एविडेंसेस और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो हमको और ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नॉट रिलायबल, ऑडिटर बच्चों उसके हिसाब से 705 में अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करने वाला है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन याद दिए ही नहीं, ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट, रिवैल्यूट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, और 705 में देगा। बच्चों मतलब क्या हुआ, दो बातें हैं, पहला उन्होंने दिया है लेकिन रिलायबल नहीं है, दिए ही नहीं है, तो दोनों में फिर अपने को देख के 705 में रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। या मीनिंग दिया है बच्चे लोगों, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन मैटर और सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। जो मैंने पहले ही कह दिया कि कुछ चीजों को या तो कंफर्म या दूसरे एविडेंसेस को सपोर्ट करने का काम करेगा। और क्या लिखा है, डू नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन देयर इन सपोर्टिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। बच्चों इसमें सुनना, अब वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है, जो भी असर्शन हमको मिल रहे हैं, ये सारे मैनेजमेंट ही तो दे रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी वो दे रहा है, लेकिन यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है। इसके अलावा उसमें ये चीज इंक्लूड नहीं है। अलग से मैनेजमेंट से हमने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया कुछ चीजों को कंफर्म करने के लिए या अदर ऑडिट एविडेंसेस के सपोर्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे लोगों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा भी था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूं। सबसे पहला मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा कि वो प्रिपरेशन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कैसे करेगा बच्चे लोगों, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, ये हम पढ़ चुके हैं एसए 210 के अंदर ही। ठीक है, सेकेंड नंबर, इंफॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करेगा एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑडिटर शेल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट, नंबर 1 ये वाली चीज, it has provided the auditor with all relevant information and access as regard in the terms of audit engagement and all transaction have been recorded and reflected in the financial statement। बच्चों ये वाला पॉइंट भी ऐसे 210 का ही है बराबर से,
कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है आप हमको दोगे, एम्प्लॉइज का एक्सेस हमको दोगे, दूसरी इंफॉर्मेशन दोगे, और जो भी ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरे रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने आपको इतने सारे ऐसे बताए कि यार 210 के अलावा ऐसे 550, 560, 570 सब में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का यूज हो रहा है बच्चों, तो ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। लेकिन दिस इज ओनली सपोर्टिव एविडेंस, मेन एविडेंस की तरह से काम नहीं करते हैं, ये अपने को बच्चों सिंपल ध्यान में रखना है। ये आपका एक और ऐसे यहां पे आकर के हो जाएगा पूरा कंप्लीट। चलिए जी, अब आता है बच्चे लोगों हमारे पास में फाइनल पॉइंट, हमारा दो एसेस बचे हुए हैं। ऐसे 260 पे बात करेंगे शानदार, और 265 पे बात करेंगे। दो ऐसे के साथ ही हमारा ये पूरा टॉपिक जो है वो बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा। होप सो कि एकदम चीजें आप लोगों को बिल्कुल रिवाइज बढ़िया तरीके से हो गई होंगी। चलिए, अब ऐसे 260 बच्चों है कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। भाई टीसीडब्ल्यूजी से हम कम्युनिकेट करते हैं कुछ बातें। अब क्या कम्युनिकेट करते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत शानदार से एक चार्ट बना करके उन्होंने आपको दिया बच्चे लोगों, पूरा समझिएगा। सबसे पहले ऐसे का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझो। ये बात करता है डील्स विद द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके साथ में कम्युनिकेट करना अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर एंड ओवरव्यू ऑफ प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। भाई हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको लेकर के हमने कम्युनिकेट किया। उसके अलावा टू ऑब्टेन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ऑडिट के लिए। फिर टू प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विद टाइमली ऑब्जर्वेशन दैट आर सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंट टू देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। बच्चों 4 पॉइंट फोकस करो। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि भाई हमको उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर और कैसे हमारा ऑडिट होने वाला है, उनसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। तीसरा नंबर, टाइमली ऑब्जर्वेशन करके उनको इन्फॉर्म करना कि भाई आपका क्या इस चीज को लेकर के रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर के ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग करना, और एक टू वे कम्युनिकेशन बना करके रखना। ये इस ऐसे के मेनली पर्पस में बच्चों कवर है। नाम ही इसका ये है, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। अब डेफिनेशन में बच्चों दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं जिसके बारे में अपन इतनी बात कर रहे हैं इतने टाइम से, तो ये वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। लाइक प्रमोटर हो गए बच्चे लोगों, मैनेजमेंट भी हो सकता है और कई बार मैनेजमेंट से ऊपर के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, दिस इंक्लूड ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। प्रमोटर लेवल के लोग हो गए। मैनेजमेंट कौन होता है भाई, द पर्सन जो एग्जीक्यूट करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को, जो पॉलिसीज ऊपर टीसीडब्ल्यूजी ने बनाए उनको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। सब एंटिटी में मैनेजमेंट के अंदर ही टीसीडब्ल्यूजी एक ही बात होता है। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नेंस बोर्ड हो गया, ओनर मैनेजर हो गए, कई जगह पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट सेम भी बच्चों हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। अब मैटर क्या कम्युनिकेट करना है हमको टीसीडब्ल्यूजी को। अभी अभी बच्चों जो ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, सबसे पहले ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगा, सेकंड नंबर हमारा प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या रहेगा, तीसरा नंबर ऑडिटर को क्या लगता है, ऑडिटर व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के क्या डिफिकल्टीज उनको आई ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हमने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट से वो भी हम टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे, ठीक है, मिला नहीं मिला। सर्कमस्टांसेस जो इफेक्ट कर सकती है उनके फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को, और कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो उसको जरूरी लगता है वो इन्फॉर्म करेगा। बच्चों मैनेजमेंट क्या मैटर कम्युनिकेट किए जाएंगे। सबसे पहला, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू ऑडिट, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर इंडिपेंडेंस, आपको अच्छी तरह से पता है। तीसरे नंबर के ऊपर मान लो हमने उनको ये बता दिया कि यार क्या ड्यूरिंग द ऑडिट हमको डिफिकल्टीज आ रही है, मैनेजमेंट से आपने क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा है, वो सर्कमस्टांसेस जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट जो हमने शुरू में 210 में बताया था ये फॉर्म या कंटेंट रहेगा, उसमें मॉडिफिकेशंस डाल रही है, उसमें चेंज डाल रही है, और कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब ऑडिटर इंडिपेंडेंस के बारे में क्या बोला है बच्चे लोगों, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज अगर हैं तो ऑडिटर को कुछ चीजें और भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। समझना, अगर लिस्टेड एंटिटी है तो कुछ चीजें और भी आएगी। क्या आएगी बच्चे लोगों, अ स्टेटमेंट दैट जो हमारी एंगेजमेंट टीम या अदर फर्म या नेटवर्क फर्म है वो कंप्लाइड कर रही है एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। बच्चे लोगों को याद आया, चैप्टर नंबर 11 भी आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा है, कि हमारा जो भी एंगेजमेंट टीम है पूरी की पूरी, और जो हमारी नेटवर्क टीम है और जो हमारी नेटवर्क फर्म्स है, हमारी फर्म से जो कनेक्टेड फर्म्स है, सब्सिडरी एसोसिएट फर्म जो भी हमारी है,
वो एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस को पूरा कर रही है। और अगर कहीं पर लग रहा है तो सेफगार्ड लगाए हमने, रेटेड सेफगार्ड हैव बीन अप्लाइड टू एलिमिनेट थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस, या हमने उनको रिड्यूस किया लो लेवल के ऊपर। ये चीज भी हमको लिस्टेड एंटिटीज के अंदर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना है। और क्या पॉइंट कंसीडर करना है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस रहेगा, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी, तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, फॉर्म टाइमिंग एस्पेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, राइटिंग के अंदर होगा बट ऑब्वियस है टाइमली बेसिस पे होना चाहिए। ऑडिटर इवेल्यूट करेगा द एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, इफ नॉट फाउंड एडिक्वेट एवेल्यूट करेगा इफेक्ट क्या रहेगा और एक्शन लेगा। और ऑडिटर शेल इंक्लूड द मैटर, जो जो कम्युनिकेट किए बच्चों उसने वो सब डॉक्यूमेंटेशन में डालेगा। टीसीडब्ल्यूजी को जो जो कम्युनिकेट किया वो सब अपने को यहाँ पे डालना पड़ेगा, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, आप ये भी जानते हो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को जो हमने कम्युनिकेट किया ऐसे में ओवरऑल भी, उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट मैटर को हम ऐसे 701 में की ऑडिट मैटर के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, तो ये कंसेप्ट बच्चों अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है कि हम क्या क्या टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करने वाले बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, आखिरी ऐसे हमारे पास में आता है जहां हम फिर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम बता रहे हैं डेफिशिएंसीज क्या है इंटरनल कंट्रोल की, ये हम बता रहे हैं। तो भाई ऊपर वाले में क्या बता रहे थे, अरे ऊपर वाले में तो बहुत चीजें बता रहे थे। हम ये बता रहे थे कि भाई हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है बराबर से, उसके अलावा ऑडिट का स्कोप एंड टाइमिंग क्या रहेगा, उसके अलावा हमको क्या डिफिकल्टीज आई, ठीक है, वो हमने बताया। फिर उसके बाद में क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने मैनेजमेंट से मांगा है, कौन सी सरकमस्टांसेस है जिससे हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर चेंजेस आएंगे, ये सब। और लिस्टेड एंटिटीज में तो हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड, इन सब के बारे में कम्युनिकेट किया है, ये ध्यान रखोगे। अब यहां हम कम्युनिकेट करेंगे कि सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, चूंकि देखना हमारा काम तो नहीं है, लेकिन चूंकि ऑडिट में हमारा पहला स्टेप ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, और जब हम वो कर रहे थे तो हमको कुछ चीजें पता लगी बराबर, वो हम आपको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो स्कोप क्या है, डील्स विद ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट appropriately to TCWG and management deficiency in internal control that the auditor has identified। तो अभी अभी मैंने आपको कहा क्या कम्युनिकेट करना है, ऐसे के नाम ही में यही है, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। जो हम अपना काम कर रहे थे हमको पता लगी तो वो हमको कम्युनिकेट कर देना चाहिए बच्चे लोगों। बहुत सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम वही, टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू डीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया ड्यूरिंग द ऑडिट, and in the auditor professional judgment they are sufficient importance to merit their respective attention। भाई ड्यूरिंग द ऑडिट सम आइडेंटिफाई हमने किया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, सम डेफिशिएंसीज आर आइडेंटिफाई, और इन ऑडिटर जजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट, या उनका अटेंशन इस पे चाहिए। ये हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर है बच्चों, सिंपल। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि डेफिनेशंस क्या कहते हैं, व्हाट इज डेफिनेशंस इन इंटरनल कंट्रोल, चीज क्या है। बहुत सिंपल है बच्चों, अपने को पता है कि जो कंट्रोल आपने डिजाइन किया, जो इंप्लीमेंट किया, जो ऑपरेट कर रहे हो, वो अनेबल है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। एकदम आसान बात हो गई कि भाई जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने डिजाइन, इंप्लीमेंट या जो ऑपरेट कर रहे हो वो फेल है, ठीक है, अनेबल है, न तो प्रिवेंट कर पा रहा है, न डिटेक्ट कर पा रहा है, न करेक्ट कर पा रहा है। प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट, तीन वर्ड हमारे पास है मिसस्टेटमेंट को, ठीक है, या कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट और डिटेक्ट करेक्ट मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस इज मिसिंग। अगर है तो टाइमली बेसिस पर नहीं काम कर रहा है, वो मिसिंग ही है। भाई पहली चीज या तो मिसिंग ही है भाई साहब, टाइमली बेसिस पे काम नहीं करता है, तो एडिक्वेटली वो ऐसा है कि वो प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट नहीं कर पा रहा है मिसस्टेटमेंट को बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या है भाई, ये तो डेफिशिएंसी थी। A deficiency or combination of deficiency of internal control जो auditor professional judgment is of the sufficient importance to merit the attention, वो बात वापस घूम के लिखिए यार। सिग्निफिकेंट एक तो होता है खाली डेफिशिएंसी है, सिग्निफिकेंट का मतलब इन ऑडिटर जजमेंट अटेंशन इज नेसेसरी, अटेंशन जो टीसीडब्ल्यूजी का जिसके लिए जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है, दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी अपन बोल सकते हैं बच्चे लोगों। ठीक है, अब इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि करना क्या है भाई। देखो लास्ट पॉइंट हमारा ये आया, रिक्वायरमेंट क्या है ऐसे कि वो देख लो। ऑडिटर पहले तो डिटरमाइन करेगा कि भाई कुछ डेफिशिएंसी है भी कि नहीं है, ठीक है। अगर है, इफ यस, तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन अगर उनका कर दिया जाए तो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। देखो पहले तो डेफिशिएंसी है कि नहीं है, सेकंड सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर फिर से हाँ में जवाब आया तो कम्युनिकेट कर देगा उनको टाइमली बेसिस के ऊपर, सिंपल है।
Auditor shall also communicate to management at an appropriate level of responsibility on a timely basis in writing about the significant deficiency and other deficiencies. हम लोग बता देंगे भाई, सिंपल सी बात है, बराबर। और रिटन कम्युनिकेशन में हम क्या बताएंगे, डिस्क्रिप्शन क्या है डेफिशिएंसी का, एक्सप्लेनेशन, उनके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होंगे, और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हम देंगे जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए डेफिशिएंसीज को। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है कि भाई इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तो उतना इंफॉर्मेशन हम देंगे जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए। खाली ये बता दिया हमने कि हाँ भाई आपका जो स्टोर डिपार्टमेंट है वहां गड़बड़ है, इतना कहने से नहीं कि सर आपके स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर पर्सन सेम ही काम करता है, वही बिल भी बनाता है, वही ऑर्डर भी इशू करता है, वही सप्लाई भी करता है, तो वो फ्रॉड कर रहा है, वो पता ही नहीं लगेगा आपको। ये डेफिशिएंसी अपन ने बता दी, तो पूरा डिटेल में आपको बता देना चाहिए, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जिससे वो एनेबल हो सके बच्चों। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये आपका ऐसे 265 यहां आकर के खत्म हो जाएगा। उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है बच्चे लोगों 7th नंबर, ये हमने यहां पे कर लिया है पूरी तरह से कंप्लीट, बराबर से। तो ये रिवीजन सीरीज हमारी जो वन शॉट चल रही है बच्चे लोगों को, प्योरली फ्रॉम सारांश ऑफ आईसीआई, और उसमें हम लोगों ने आज जो है चैप्टर नंबर 7 यहां पे खत्म कर लिया है। तो होप सो कि आप लोगों को फटाफट से चीजें रिवाइज हो गई होंगी। करना क्या है, फटाफट बच्चे लोगों को चीजों को गो थ्रू कर लेना है, फास्ट स्पीड में देखें, जैसे भी देखें एक बार बढ़िया तरीके से इसको समझ लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होती है बच्चे लोगों। तब तक इजाजत दीजिए। मैं कौन, आपका दोस्त जयेश भंडारी, और आप कहां हैं इस वक्त में एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर। जहां चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।